हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन कर रहे थे, आज हम उसमें वैदिक संस्कृति के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो भी क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो सारे के सारे हड़प्पा सभ्यता के हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाइए वीडियो को उसमें देखिए, जाके प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो वहाँ से आप सारे के सारे आप क्या हैं क्वेश्चन कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति के क्वेश्चन। ये इसका सेट बन रहेगा, इसके भी कई एक सेट आएंगे जिसमें हम सारे क्वेश्चनों को कर लेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो अगर आपका एग्जाम में आ जाए तो आपसे बनता ना हो। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। यानी कि इसका टाइम पीरियड पूछा गया है, किस टाइम से किस टाइम को पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल कहा जाता है। देखिए, ऋग वैदिक काल जो कि आपका वैदिक काल जो होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है। एक तो आपका ऋग वैदिक काल, एक आपका उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग वैदिक काल रहता है वो आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक रहता है, और जो आपका उत्तर वैदिक काल रहता है वो आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपको पता होने चाहिए कि ऋग वैदिक काल क्या होता है और उत्तर वैदिक काल क्या होता है। फिलहाल जो इसका ऑप्शन है वो आपका क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक अभी हमने बात की थी, इसमें पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था कि 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक आपका उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। जो आर्य शब्द है उसका मतलब क्या है। तो क्या उसका वीर और योद्धा है, या श्रेष्ठ या कुलीन है, यज्ञकर्ता या पुरोहित, या फिर विद्वान आर्य को बोलते हैं। देखिए, आर्य शब्द का मतलब होता है एक अच्छा व्यक्ति, एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक मतलब सभ्य इंसान, ये आर्य कहलाता है। तो आर्य का मतलब क्या हुआ, श्रेष्ठ यानी कि कुलीन व्यक्ति। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो आपको छांटना होगा कि कौन सा सही नहीं है। पहले पढ़ते हैं फिर देखते हैं। वे संस्कृत बोलने वाले थे, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, तो ये तो सही है, ये तो गलत हो नहीं सकता। तो वे घुड़सवारी किया करते थे, घुड़सवार भी यहाँ पे होते थे। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे थे, ये भी बात सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। और यही हमारा क्या होने वाला है, यही हमारा आंसर होने वाला है, क्योंकि वो ग्रामीण सभ्यता थी। जो आर्य सभ्यता थी, जो वैदिक सभ्यता थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी, उसमें नगरों का कोई भी अस्तित्व नहीं था। तो सही ऑप्शन क्या है इसका, डी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। बताइए कि वैदिक काल के लोगों का किस फसल का जानकारी नहीं थी, किस फसल की जानकारी नहीं थी। तो बताइए, क्या वो जौ को जानते थे। बिल्कुल भी जौ उगाते थे, गेहूं भी उगाते थे, चावल भी उगाते थे। बस उनको एक चीज़ की जानकारी नहीं थी, तंबाकू की जानकारी नहीं थी। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, डी है, यानी कि तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन एकदम नया है, और ऐसा क्वेश्चन है शायद आपने कभी पढ़ा भी हो या ना भी पढ़ा हो। मुझे तो नहीं लगता आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने भी इससे पहले कभी नहीं देखा था। और ये क्वेश्चन आया, तो इसमें देखिए कैसे आप लोग करेंगे। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक अध्यापक होते थे उनको किस नाम से जाना जाता था। यहाँ पे जो ऑप्शन है, जैसे यजमान, यजमान कौन होता है। यजमान एक तरीके से धार्मिक कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, जिसको यजमान भी कर, जो गांव गांव जाकर एक तरीके से धार्मिक कार्य करता था, तो वो आपका क्या होता है, यजमान होता है। और जो श्रमण, इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है आपका, श्रमण है। श्रमण ही कहलाता है वो व्यक्ति जो वेदों को विरोध करता है या ब्राह्मणों का विरोध करता है, वो श्रमण कहलाता है। तो सही ऑप्शन आपका क्या है, बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। मतलब वैदिक काल में जो गणित चल रहा था, जो कैलकुलेशन की व्यवस्था चल रही थी, वो किस ग्रंथ में दी गई है, महत्वपूर्ण भाग किस ग्रंथ का है। तो बताइए आप लोग, क्या शतपथ ब्राह्मण में ऐसी बात की गई है। बिल्कुल भी नहीं, इसमें तो आपके कुछ और ही चीज़ें की बात की गई है। अथर्ववेद ये भी नहीं है, इसमें कर्मकांड, टोना टुटका ये बातें की गई हैं। शुल्ब सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें क्या, देखिए, शुल्ब और सूत्र, सूत्र तो आपके गणित में ही लगते हैं ना, तो यही आपका सही ऑप्शन होगा क्या, शुल्ब सूत्र। ये वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। सही ऑप्शन आपका क्या है, सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? बताइए कौन सा वो ऐसा वेद है जिसमें संगीत की बात की गई है और प्राचीन संगीत की बात की गई है। नहीं नहीं, संगीत की नहीं, क्या बात की गई, प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में बात की गई है। मैं संगीत समझ बैठा, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? मतलब उत्तर वैदिक काल में कुछ ग्रंथ लिखे गए थे, तो उनका क्रम क्या है? देखिए उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, ये सारे के सारे लिखे गए हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं, लेकिन वो किस क्रम में लिखे गए हैं वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन क्या है, पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। देखिए सबसे पहले तो आपके वेद ही लिखे गए, तो वेद तो सब में दिए हुए हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो कट जाएगा। केवल 3 ऑप्शन आपके बचते हैं जिनमें से आपको छांटना है। अब दूसरी बात कैसे आप निकालेंगे, वेद के बाद जो लिखा गया था वो आपका ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया था, और ब्राह्मण ग्रंथ आपका क्या है, केवल ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सही जवाब आपका क्या है, ए ऑप्शन है। उसके बाद आरण्यक लिखे गए, उसके बाद उपनिषद लिखे गए, तो सही जवाब ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेदों की संख्या कितनी है? ये तो सबको पता होगा, वेदों की संख्या 4 है, तो इसमें क्या टाइम बर्बाद करना। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं? बताइए कौन से वेद हैं जो वेद त्रयी कहलाते हैं या फिर त्रयी कहलाते हैं? तो देखिए अथर्व वेद को छोड़ दीजिए, बाकी आप ढूंढ लीजिए कि किसमें अथर्व वेद नहीं है, वही आपका क्या है, वेद त्रयी है। तो यही ऑप्शन, यही वाला आपका दिख रहा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तो यही आपका क्या है, वेद त्रयी कहलाएगा। सही ऑप्शन आपका यही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? बताइए किस उपनिषद से ये सत्यमेव जयते लिया गया है? मुंडक उपनिषद एक है दोस्तों, क्या है, मुंडक उपनिषद, तो उसी मुंडक उपनिषद से ये सत्यमेव जयते लिया गया है। सही ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वैदिक काल के आर्य लोग हुआ करते थे उनका पहला पेशा क्या था, प्रमुख पेशा क्या था? देखिए ऋग्वैदिक काल में लोग क्या थे, घुमक्कड़ थे, पशुओं को पालते थे। क्या था उनका मुख्य पेशा, पशुओं को ही वो पाला करते थे, तो सही जवाब क्या है आपका, पशुपालन था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा और कृषि उनका क्या हो जाएगा, मुख्य व्यवसाय हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। फिलहाल तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ मतलब म्यूजिक, म्यूजिक से आप समझ ही रहे होंगे, गीत गाना, नाच गाना, तो ऐसा किसमें दिया गया है? ये आपका सामवेद एक ऐसा ग्रंथ है जो भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। संगीत का जो पहला ज्ञान मिलता है वो यहीं से मिलता है। संगीत का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, सारे गामा पारे, वो आपका इसी में दिया गया है। तो सही जवाब आपका क्या है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रथम विधि निर्माता कौन है? अब ये क्वेश्चन अगर आप लोग कर ले गए तो मैं समझूंगा आपने इतिहास को पढ़ा है, आप इतिहास के बारे में जानते हैं। तो प्रथम विधि निर्माता कौन है? आपको यहाँ पे एक व्यक्ति दिख रहे होंगे, मनु दिख रहे होंगे, चाणक्य दिख रहे होंगे, चंद्रगुप्त और शैल्यूकर। देखिए चंद्रगुप्त और शैल्यूकर से तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये तो शासक थे, ये तो रूलर थे, ये तो योद्धा थे, इनको विधि निर्माण से क्या मतलब। अब यहाँ पे मनु और चाणक्य हैं, तो आपने प्राचीन इतिहास में पढ़ा होगा कि चाणक्य एक बहुत बड़े विद्वान हुए, इनकी जो नीतियाँ थीं बड़ा ही अचरज नीतियाँ हुआ करती थीं। लेकिन आपका जो सही आंसर है ये बिल्कुल भी नहीं है, इसका जो सही आंसर है वो आपका मनु है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। मनु प्रथम विधि निर्माता हैं, चाणक्य तो बहुत बाद में आपके आते हैं। तो सही जवाब क्या है आपका, ऑप्शन ए है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन आपका पड़ता है। आगे का जो क्वेश्चन है क्या है दोस्तों, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, मतलब कृष्ण के बारे में अगर प्रमुख ग्रंथ आपका देखा जाए तो कौन सा है? तो वो आपका जो है प्रथम ग्रंथ आपका कौन सा है, श्रीमद् भगवद गीता, जो कि श्री कृष्ण से रिलेटेड है और श्री कृष्ण के बारे में इसमें बहुत कुछ दिया गया है, श्री कृष्ण ने इसमें बहुत कुछ लिखा है। तो ये श्रीमद् भगवद गीता ये बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है कृष्ण भक्ति का, और प्रधान ग्रंथ भी है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है,
ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था, प्रमुख आधार क्या था। देखिए आजकल के टाइम पे जो संपत्ति का प्रमुख आधार क्या है, अगर आपके पास बहुत सारी दौलत है तो आपका क्या है, वही आपकी क्या है, संपत्ति का प्रमुख आधार है। अगर आपके पास बहुत सारी ज़मीन है, जायदाद है, सोना है, मतलब ये सारी चीज़ें हैं तो आप एक तरीके से आप संपत्ति मतलब यही मानी जाती है। लेकिन उस टाइम पे क्या था, जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा गाय होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा जिसके पास गाय होंगी वही आपका क्या कहा जाएगा, सबसे ज़्यादा धनवान व्यक्ति वही होता था। तो यहाँ पे गौधन सबसे इम्पोर्टेंट था, तो गौधन सबसे इम्पोर्टेंट था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है इसमें मैंने आपको बताया था पुरुष सूक्त एक वो दिया गया है। तो पुरुष सूक्त में आपके क्या है, 4 आपके क्या है वर्णों की बात की गई है, जिसमें आपका क्या है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात की गई है। तो यही आपका सही क्या होगा, जवाब होगा क्या, डी, 10वें मंडल में ये बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या आपकी कितनी है, 18 है। सही ऑप्शन क्या है आपका, ए बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब आपका ए है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो वैदिक धर्म में जो मुख्य लक्षण था वो क्या था, वैदिक धर्म में मुख्य क्या था, वो लोग किसकी पूजा करते थे, प्रकृति की, पशुपति की, देवी माता की या त्रिमूर्ति की। देखिए ना तो वो ये पशुपति तो आपका हड़प्पा सभ्यता का मतलब एक तरीके से क्या थे, देवता थे। देवी की भी पूजा नहीं करते थे, त्रिमूर्ति की भी पूजा नहीं करते थे, वो किसकी पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा वो लोग किया करते थे। तो सही जवाब आपका क्या है, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं बताइएगा, अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महान सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और आप लोग वीडियो पे कमेंट कीजिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है तो वीडियो पे कमेंट कीजिए। कमेंट से आप मुझे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, तो मुझे जब मोटिवेशन मिलता है तो मैं क्लास को और भी अच्छा बनाने की कोशिश करता हूं, और क्लास अगर अच्छी बनेगी तो आप लोगों का फ़ायदा होगा। तो इसी मकसद के साथ आप लोग से फिर से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।